अबे कमीनो, मुझसे तो रॉकेट गिर गया। ओके ओके, तुम टेंशन लो, रॉकेट गिर गया तो कोई बात नहीं। अब तुम्हारे अंदर शक्ति आ चुकी है, अब तुम खुद चांद पर जा सकते हो। दोस्तों, कल हम लोगों ने आदित्य L1 मिशन जो है वो सूरज के लिए छोड़ा और उससे पहले चांद पर झंडे गाड़ चुके हैं। पर क्या आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान भी हमारे पीछे पीछे चांद पर पहुंच चुका है? अगर नहीं तो ये वीडियो आप लोगों को दिखाएगी किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो चांद पर पहुंचा है। और हंस हंस कर आप लोगों का पेट ना पक जाए तो मुझे बता देना। इसमें कहता है कि रुक जाओ, तुम्हारा रॉकेट गिर गया, कोई बात नहीं है, 15 मिनट पर तुम चांद पर पहुंच जाओगे। और इनके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंडिया के पास भी नहीं है। पता है क्या है? इन्होंने अपना ये पर्टिकुलर बंदा जो है भेजा मतलब चांद पर, वो चांद की जगह कहीं और चला गया, तो इन्होंने उसको वापस बुला लिया और वापस बुला के फिर से उसको सही रास्ता बताया कि अब तुम सही जाओगे, वहां से जाके ऐसे मुड़ लेना, बिल्कुल सही जगह पहुंच जाओगे। और ये बंदा जो है फिर जाकर चांद पर लैंड कर गया। और पता है फिर क्या कहते हैं? इंडिया को लगता था हम चांद पर नहीं पहुंच पाएंगे और देखो हम चांद पर पहुंच गए। ये पूरी वीडियो लगभग 2.5 मिनट की है। मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, इसको देखिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिखा सकते पूरा। तो ये मतलब ये नेक्स्ट लेवल की वीडियो है, इतनी वायरल हुई जिसकी वो नहीं है कि इंडिया के चांद मिशन के बाद में पाकिस्तान भी चांद पर लैंड किया। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा। चलिए, थोड़ा सा आप लोग का मूड फ्रेश होगा और शानदार तरीके से आप लोग अपने दिन की स्टार्ट कर पाओगे। आज संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी डे बनाएंगे और काफी शानदार आज का डिस्कशन ये रहने वाला है। काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगा, बहुत ही तसल्ली में हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग ये बताइए कल का दिन आप लोगों का कैसा रहा, ये सोचिएगा बैठकर एक बार। मैं पूछकर 1-2 सेकंड में निकल जाता हूं, पर इन रियलिटी में यहां पर ये है कि क्या आप लोग इसको सोचते हो बैठ के? क्या आप लोग सोचते हो कि आप लोगों का टाइम कैसे गुजर रहा है? क्योंकि 4 महीने आप लोगों के हाथ में है। अगर ये 4 महीने भी इस पर्टिकुलर साल के चले गए तो फिर क्या आप लोगों के हाथ में बचेगा? तो ये चीज एक बार सोचिएगा जरूर। अगर नहीं सोचोगे तो फिर किस तरीके से आप लोग चीजों को आगे लेकर चलना चाह रहे हो? अगर यही माइंड में क्लियर नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इसलिए आप लोग को ये चीजें बैठकर सोचनी है और तसल्ली में अपनी चीजों को ढंग से लेकर चलना है, सिस्टमेटिक वे में, तभी आप लोग टारगेट तक पहुंच पाओगे। आज के न्यूज़पेपर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, हालांकि वो एक तरीके से ऐसा नहीं कि वो पढ़ाने वाली चीज है, पर हाँ मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आप लोग किसी भी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को सिस्टमेटिक वे में अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी और उस प्लानिंग के साथ में क्या क्या एग्जीक्यूशन होना चाहिए वो आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। और ये आज के न्यूज़पेपर में बखूबी यहां पर एक्सप्लेन किया गया, पूरी साइंस समझाई गई है कि कैसे नीरज चोपड़ा जो है वो दुनिया में चैंपियन बनी। और ये एक पेज पर नहीं है, मैं आप लोगों को पेज जो है वो शेयर कर दूंगा कट कर आज के हिंदू न्यूज़पेपर में आप लोग देखोगे तो यहां पर आप लोगों को पूरे 2 पेज पर यहां पर इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि नीरज चोपड़ा किस तरीके से दुनिया में टॉप, तो एक तरीके से जेवलिन थ्रोअर है आज की डेट में, किस तरीके से भाला फेंक में वो सबसे टॉप पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि किस तरीके से उन्होंने इस स्किल को डेवलप किया है और किस तरीके से यहाँ पर उसके पीछे साइंस है, किस तरीके से इनकी बॉडी सपोर्ट करती है, किस तरीके से इन्होंने टेक्निक सीखी है, वो पूरा इनका एक तरीके से पूरा सिस्टमेटिक वे में समझाया गया है। एक एक चीज को पूरा एक्सप्लेन किया गया है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस लेवल पे जाके यहाँ पर काम करेंगे। पूरे 2 पेपर में, समझ रहे हो कि द हिंदू न्यूज़पेपर के पूरे 2 पेज इसी से भरे हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर इंसान दुनिया में टॉप पर बैठा हुआ है तो वो एक एक छोटी से छोटी चीज को भी ध्यान में रख के काम करता है। छोटी भी चीज अगर उसने इग्नोर कर दी तो ये समझो उसकी जगह कोई और टॉप पर बैठा मिलेगा। ये एक ऐसी साइंटिफिक चीज होती है जो कि आप लोगों को अपने टारगेट के पास में ले जाकर इसी जगह पर पोजीशन कर देती है, जहां पर आप लोगों को कॉन्टिन्यूअस एफर्ट अगर डालते रहोगे आप लोग तो आप लोग वहां पर बरकरार रहोगे। जब एफर्ट आप लोग लगाना बंद कर दोगे तो फिर नीचे आ जाओगे। देखो होता क्या है, इंसान टॉप पर चला जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं होती कि आप लोगों ने कई बार टॉप कर दिया, पर सबसे ज्यादा खतरनाक चीज क्या होता है? उस टॉप पर जाकर वहां पर मेंटेन रहना। ये सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है और ये इतना चैलेंजिंग होता है क्योंकि उसके लिए आप लोगों को हर दिन अपना 100% देना होता है और ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। कभी आप लोग कहीं जाना पड़ गया, कभी आप लोगों को बेसिकली बीमारी हो गई कोई, कभी और बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से इंसान जो है 100% नहीं दे पाता है। और पर लेकिन जो इंसान इन सब सिचुएशन परिस्थितियों में भी अपना 100% देता है वो इंसान को कभी कोई टॉप से हिला नहीं सकता है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर जिंदगी में आप लोगों को अपना एक मुकाम पाना है तो सबसे पहले आप लोगों को अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अपनी कमियां और अपनी जो स्ट्रेंथ, अपनी आप लोगों को कमियां और खामियां जो आप लोगों की ताकत है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और जिस दिन आप लोगों ने ये चीजें अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दी तो फिर आप लोग अपने टारगेट के बहुत ही करीब अपने आप को पाओगे। आप लोग खुद सोचो, चंद्रमा का जो मिशन लॉन्च किया गया था हमारे द्वारा, उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक भी है आज। चलिए पहले उसी को बता देता हूं, हालांकि मुझे बाद में बताना था पर लेकिन फिर भी आप लोगों को हल्का सा बात आई गई है तो बता देता हूं ताकि आप लोग चीजों को समझ पाओ।
अभी यहां पर प्रज्ञान जो है वो अपना जो टास्क उसको दिया गया था उसने वो कंप्लीट कर लिया है। इसको ध्यान से सुनिएगा, आप लोग इसको अपने साथ में कोरिलेट कर पाएंगे। प्रज्ञान ने अपना टास्क कंप्लीट किया। बोला गया था कि प्रज्ञान का जो ड्यूरेशन है वहां पर वो लगभग आप लोगों को 14 दिन का यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये 14 दिन का जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया। इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन ये था कि अब यहां पर भयंकर लेवल की आप लोगों को बेसिकली ठंड देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहां पर आप लोगों को काफी लार्ज स्केल पर बर्फ जमी आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। तो इसी की वजह से यहां पर अब प्रज्ञान जो है वो काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहा था सोलर पैनल की वजह से। सोलर पैनल उसके ऊपर लगे हुए थे। सोलर पैनल काम करते हैं सूरज की रोशनी की वजह से। अब सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी तो सोलर पैनल जो है वो काम नहीं कर पाएंगे। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब यहां पर ये क्या चला गया, ये हिबरनेशन मोड में चला गया। हिबरनेशन मोड क्या होता है? ये होता है एक तरीके से, नहीं आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सर्दियों में अपने बिल में घुस जाते हैं अपना खाना इकट्ठा कर और फिर जैसे ही मौसम चेंज होता है फिर से निकल कर आते हैं। तो ये एक ऐसा जोन होता है जिसमें वो एक तरीके से विलुप्त हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। अब यहां पर इसने भी ऐसे ही किया यहाँ पर। अब यहां पर 22 सितंबर, आज हम लोग बैठे हैं 3 सितंबर में, तो लगभग 22 सितंबर को यहां पर ये आज से लगभग 16-17 दिन बाद इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी। उस टाइम पर अब ये आशा लगाई जा रही है कि एक्टिवेट होगा या फिर नहीं होगा। अगर एक्टिवेट होगा तो फिर दूसरा असेसमेंट जो है ये अपना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो फिर ये इंडिया का एक एम्बेसडर बनकर रहेगा वहां कि हाँ इंडिया ने ऐसा कोई मिशन भेजा था। ये हमेशा वहां पर प्रेजेंट रहेगा। कोई भी अगर कभी पास्ट अगर फ्यूचर में जाकर वहां पर लैंड करता है तो उसको हमेशा हमारा रोवर वहीं पर ही रखा हुआ मिलेगा। रीजन क्या है? यहां पर ये आगे काम न करे क्योंकि इतनी ठंडी पड़ेगी वहां पर कि उसकी वजह से उसके पुर्जे जो होते हैं वो हो सकता है काम न करे। और रीजन यहां पर यह कि इसरो ने ये चीजें ओनली बोला था कि हमारा मिशन 14 डेज के लिए रहने वाला है। अब डिपेंड ये करता है कि वो सारी चीजें झेल पाते हैं वहां पर, वो कड़ाके की ठंड और वो जो मौसम है वहां पर, और उसके बाद में अगर फिर से यहां पर ये उठ पाता है और फिर से चीजें चल पाती है तो फिर से यहां पर ये चलना स्टार्ट करेगा। तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा जो कि यहां पर देखने को आप लोगों को मिल सकता है। अब तक लगभग 100 मीटर की डिस्टेंस है यहां पर तय कर चुके हैं मून के मिशन पर, और क्या क्या मून के ऊपर में है वो सारी इंफॉर्मेशन यहां पर धरती पर भेजी जा रही है हमारे प्रज्ञान रोवर की हेल्प से। प्रज्ञान जो है यहां से ये अपनी चीजें जो है वो यहां पर कहां पर भेजता है? वो यहां पर भेजता है बेसिकली ऑर्बिटर, और ऑर्बिटर से फिर ये जमीन पर जाती है। पूरा सिस्टम क्या था? पूरा सिस्टम था इससे पहले जब चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 को साथ में मिला दिया जाए तो पहले यहां पर रॉकेट के थ्रू इसको छोड़ा गया बेसिकली स्पेस में। स्पेस में यहां पर क्या हुआ, ये जो लूनार ऑर्बिट था उसने चांद की चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या था, ये सेकेंड मिशन में ये लैंडर उतरना था जमीन पर, जब बेसिकली चांद की जमीन पर लेकिन ये यहां पर लैंड नहीं कर पाया था। अब तीसरे में क्या हुआ है, ये आसानी से लैंड कर पाया और वहां से रोवर अंदर से निकला। अब सतह पर ये रोवर घूम घूम कर इसने यहां से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी जो कि दुनिया के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। यहां पर लोहा, निकल, सारी बातें बताई क्या क्या पाया जा रहा है इसके बारे में। तो बहुत ही सारी इंफॉर्मेशन इसने दी और 14 डेज की यहां पर ये 100 मीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद में अब यहां पर ये जो है एक स्लीप मोड में यहां पर चला जाएगा। अब उठेगा नहीं उठेगा ये बाद में पता चलेगा। ठीक है, वैसे इसका जो टास्क दिया गया था वो टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है 14 डेज वाला, ये यहां पर आप लोग समझ सकते हैं। अब मैंने ये कहानी आप लोगों को इसलिए सुनाई है क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोग क्या बता रहा था नीरज चोपड़ा के बारे में कि नीरज चोपड़ा साहब जो है छोटी छोटी चीजों पर स्मॉल जो चीजें हैं उनके ऊपर काम कर कर जो है वो दुनिया में चैंपियन बन गए। ऐसे ही हमारा जब चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था उसमें कुछ गलतियां हो गई थी हमसे। अब इतनी सारी पॉसिबिलिटीज इसरो के द्वारा रखी गई थी कि अगर लैंड करना है तो इस दायरे में नहीं, थोड़ा सा और दायरा बढ़ा दिया कि यहां तक लैंड कर सकते हैं, वरना पहले दायरा काफी छोटा रखा था। किस तरीके से यहां पर टिल्टेड होना है वो वहां पर जाकर उसके बेस पर वहां पर फिर रखा जाएगा, उसका दायरा यहां पर बढ़ा दिया। यानी कि जो जो गलतियां हो सकती थी वो सारी गलतियां, सारी मिस्टेक्स का एक दायरा कवर किया कि अगर ऐसा होता है तो इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। यानी कि इसरो के साइंटिस्ट इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस थे उसको लेकर, तो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट में उन्होंने ये तक बोला कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि ये मिशन जो है फेल हो जाए, इसके कोई चांस ही नहीं है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस तभी होगा जब आप लोग अपनी मिस्टेक से सीखकर आगे बढ़ोगे, जिसको ये पता होगा कि गलती क्या की है। जिस इंसान को ये नहीं पता कि गलती क्या की है वो क्या सीखेगा और क्या आगे बढ़ेगा। तो ये बातें आप लोग भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अटेम्प्ट दर अटेम्प्ट अगर आप लोग दिए जा रहे हो और सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है कि पहले बैठकर आप लोगों को अपने ऊपर एनालिसिस करने की जरूरत है, जैसे इसरो ने किया चांद के मिशन को लेकर और सारी गलतियां सुधार कर फिर कमबैक किया शानदार तरीके से, और परफॉर्मेंस आप लोगों के नहीं दुनिया के सामने है। तो फिर दुनिया देखती है भाई साहब जब परफॉर्मेंस निकल कर आती है। और वही सेम बात यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी नीरज चोपड़ा के लिए कि छोटी छोटी चीजों पर काम कर करके बंदा जो है अपने आप को इस लेवल पर लेकर आया। और सबसे बड़ी बात पता है क्या लगती है मुझे, जब भी इंटरव्यू मैंने सुने इनके, एक बहुत ही प्यारी बात बोलते हैं, कह रहे
कि यार मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करता हूं, मुझे जो कोच साहब कहते हैं बस मैं वही करता हूं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये एक इतने डेडिकेटेड स्टूडेंट है, शिष्य है, कि इनको जो भी इनके टीचर बोल रहे हैं उसके लिए 100% अपना देने के लिए तैयार है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो अगर इतना डिसिप्लिन इंसान के अंदर में आ जाता है तो फिर वो वर्ल्ड चैंपियन कहलाता है। जैसे इसरो हमारा वर्ल्ड चैंपियन, ऐसे यहाँ पर नीरज साहब जो है वो वर्ल्ड चैंपियन। तो यहां से समझ सकते हैं तो उसके लिए कितना एफर्ट आप लोगों को डालना है। तो रेगुलरली अपनी मिस्टेक से सीखकर आप लोगों को आगे बढ़ना है, तब जाकर आप लोग ये चीजें जो हैं वो अचीव कर पाओगे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो फिर पाकिस्तान की तरह ऐसे मिशन लॉन्च करते हुए पाओगे, यानी कि कोई भी आप लोगों को पूछेगा नहीं और दुनिया जो है वो मजाक उड़ाती हुई आप लोगों को मिलेगी। तो इसलिए आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप लोगों की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो मोटिवेशन के साथ साथ में टॉपिक भी कवर हो गया आप लोगों का। आई होप कि आप लोगों के माइंड में अब ये बात क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग की, जुलाई की आप लोग की मंथली जो करंट अफेयर की वीडियो थी वो आप लोग की अपलोड हो चुकी है, यानी कि कब, यानी कि कल, ठीक है। कल शाम इसको अपलोड कर दिया। अब यहां पर आप लोग की जो नेक्स्ट वीडियो है जो कि अगस्त महीने की है वो आप लोग की आ रही है मंडे के लिए, ठीक है। मंडे में आ रही है, मंडे में शाम को लगभग 6 साढ़े 6 बजे टाइम में बता दूंगा, तो उसको अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद में जो सारी पीडीएफ आप लोग की, ठीक है, उसका इंग्लिश वर्जन तो आप लोग को अभी मिल जाएगा, हिंदी में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके लिए वेट कर लेना। इंग्लिश वर्जन सारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम के ऊपर स्टडी लवर वीर के नाम से ऑफिशियल टेलीग्राम है, यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा, या फिर एप्लीकेशन पर भी है तो वहां पर भी आप लोग इसको डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगस्त की वीडियो मंडे में आप लोग की आएगी, उसकी सारी पीपीटी वगैरह जो है वो तैयार हो चुकी हैं, अभी बस रिकॉर्डिंग बाकी है। तो आज जो है टाइम निकाल के या फिर कल जो है जितना भी टाइम मिलेगा दोनों को मिलाकर जब भी टाइम मिलेगा उसको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा और एग्जैक्ट टाइम पर जो आप लोगों को बताया गया शाम को आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी। यानी कि वो वीडियो कंप्लीट होते ही आप लोग की पिछले लगभग 2.5 साल तक हर एक दिन की वीडियो आप लोग के हाथ में होगी। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, कोई भी रिसेंटली एग्जाम आप लोग देने जा रहे हैं, अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हर एक मंथली वीडियो आप लोगों के पास में है और उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। इससे आप लोग आसानी से अपना करंट अफेयर रिवाइज कर जा सकते हैं एक कॉन्फिडेंस के साथ में। तो ये आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो पूरा काम इस पर कंप्लीट हो चुका है, काफी दिनों से पेंडिंग पड़ी थी। अब मैंने बताया था कि थोड़ा सा टाइम दीजिए, सारी चीजें पैटर्न में लाकर रख दूंगा, तो वो पैटर्न स्टार्ट आप लोगों का लगभग हो चुका है। जल्दी आप लोगों को ये वीडियो भी टाइम पर देखने को मिलेगी और इसके अलावा और नया क्या होने वाला है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। दूसरा, कल टेस्ट किस किसने दिया पहले तो ये बताइए, और जिसने भी दिया है आपके नंबर कैसे आए ये मुझे जरूर बताइए। अगर बेकार आ रहे हैं तो आप लोगों को इंप्रूव करने की जरूरत है। उसके लिए क्या होगा, रेगुलर सिस्टमेटिक वे में चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। जो रेगुलर क्लास चलती है यूपीएससी की उनका टेस्ट कैसा रहा, और जो आप लोगों का फ्री वाला टेस्ट है यहाँ पर उसका सेकंड टेस्ट वो कैसा रहा, सबको अपना जो है बेसिकली शेयर करना है, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि चीजों को लेकर आप लोग कैसे चल रहे हो। आज जो होगा, जिसने भी यहाँ पर बेसिकली आप लोग अगर आज की डेट में देखोगे तो आज आप लोगों का 9:30 बजे मेन पेपर आप लोगों का देखने को मिलेगा जो कि प्रीलिम्स का होता है, और फिर शाम को 2:30 बजे जो होगा आप लोगों का सीसेट वाला पेपर होगा, ठीक है। तो सही से आप लोग अगर चीजों को लेकर चलोगे तो इस बात की गारंटी देता हूं कि आप लोग कभी भी मार नहीं खाओगे। इंसान वो मार खाता है जो कि सिस्टमेटिक वे में प्लानिंग करके नहीं चल पाता है, ठीक है। तो ये दोनों टेस्ट अपने टाइम से देने पहुंच जाना, वहां पर सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को यहां पर चीजों को अटेम्प्ट करना है। अगर ढंग से अटेम्प्ट नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है उस चीज का। और एक बात और, एक बच्चा कह रहा है कि सर एक बार टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया तो फिर उसके बाद उसको री अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी क्विज हो, कोई भी पेड टेस्ट हो, कोई भी फ्री टेस्ट हो, सब में आप लोगों को 5-5 अटेम्प्ट दे रखे हैं। 5-5 अटेम्प्ट का मतलब समझ लो, एक बार टेस्ट आप लोगों ने दे लिया, अगर उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़े टाइम बाद फिर से बैठकर चीजों को रिवाइज करो, फिर से टेस्ट दो। आप लोग फिर से अगर अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो और रिवाइज करो, उसको फिर से टेस्ट दो। 5 बार आप लोग चीजों को रिविजन करके वहां पर जा सकते हैं। इसका बेसिक पर्पज यही रखा गया है ताकि फाइनल जब पेपर देने जाओ उससे पहले भी आप लोग फटाफट टेस्ट के थ्रू चीजों को रिवाइज कर सको और उसमें सही तरीके से अपनी लाइफ में अपने टारगेट को अचीव कर सको। तो क्विज भी आप लोग सेम तरीके से कर सकते हैं, 5 बार क्विज को भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ अपडेट जो मैं आप बताऊंगा आप लोगों को, हो सकता है कि कल आप लोगों के सामने वो अपडेट आ जाए, उनको लेकर मैं कई सारी बातें आप लोगों को बताने वाला हूं जिससे चीजों को आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बाकी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और यहाँ पर चलते चलते, क्योंकि बहुत सारे कई सारे कल मेल देखने को मिले, मेल पर क्यों आप लोग सेंड करते हो ये सारी बातें आप लोग कमेंट में क्यों नहीं लिखते हो। ईपीएफओ के कोर्स को लेकर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एक चीज को बोल रहे हैं कि सर इस कोर्स को रीलॉन्च कर दिया जाए। रीलॉन्च मतलब क्या, मतलब उस कोर्स को रीलॉन्च करना, क्योंकि वो ईपीएफओ का कोर्स था, ठीक है। तो रीलॉन्च करने का तो उसको कोई मतलब नहीं होता है, अपग्रेडेड की जा सकती है बहुत सारी चीजें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि उस कोर्स के अंदर में बहुत सारी चीजें नहीं थी जो कि ईपीएफओ के एग्जाम में नहीं आती है, ठीक है। अब जो आप लोगों के सामने कोर्स आएगा वो एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आएगा
और हर एक स्टेट पीसीएस में आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है। एक बेसिक फाउंडेशन कोर्स रहेगा जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, ठीक है। वो कोर्स जो है वो आप लोगों के सामने अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये एक बहुत ही एक नॉमिनल प्राइस में रखने की कोशिश की जाएगी ताकि हर एक बच्चे को उसका फायदा मिल सके। वो प्राइस एक तरीके से क्या होना चाहिए अगर आप लोगों से पूछी जाए तो ये चीजें आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि जो भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं फिर किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो उनमें फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें मैक्सिमम सारे सब्जेक्ट आप लोगों के देखने को मिलेंगे। तो एक ऐसा फाउंडेशन कोर्स रहेगा जो कि यूपीएससी के लेवल पे मैं नहीं बोलूंगा, पर हाँ स्टेट पीसीएस के लेवल पर आप लोग, क्योंकि यूपीएससी के लेवल पर फिर बहुत सारी चीजें आप लोग को अलग लेवल में जानी पड़ती है, उसके लिए तो आप लोग का मेन कोर्स है वो चल रहा है। पर उसके अलावा जो भी एग्जाम आप लोग देश के अंदर देना चाहते हो, क्योंकि मुझे अभी देखने को मिला ईपीएफओ कोर्स लेके जो बच्चे हैं कई सारे बोले थे सर हम लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, कईयों ने तो पेपर भी दिए अभी रिसेंटली अलग अलग स्टेट पीसीएस के। तो इतने लेवल पर उसके अंदर चीजें कवर की गई थी मैं मानता हूं, पर सारे सब्जेक्ट उसके अंदर नहीं थे, ठीक है। तो उसका प्राइस जो था बहुत ही कम रखा गया था, आप लोगों को पता है ईपीएफओ का प्राइस उस लेवल की चीजों को प्रोवाइड कराने के लिए। उससे ज्यादा मतलब आप लोग समझोगे जितना उसका प्राइस था उससे ज्यादा तो मतलब एक तरीके से टीचर को पेमेंट करना पड़ गया था, ठीक है, जितने लेक्चर वहां पर कंप्लीट कराए थे। तो ये चीजें आप लोग समझो। अब की बार जो कोर्स रहेगा हल्का फुल्का सा उसके आसपास में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ज्यादा है उसमें मतलब आप लोग बताइए क्या प्राइस रखना चाहिए उसके अंदर, मतलब सारी चीजें उसके अंदर कवर हो जाए, सारी पॉलिटी आप लोग की, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, सारी चीजें उसके अंदर बेसिक आप लोगों का सारा कवर उसके अंदर हो जाए। साइंस के सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ आप लोगों को देखने को मिले। कंप्यूटर उसके अंदर है, इवन उसके अंदर में अकाउंट वाला भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा जो कि होता नहीं है, हालांकि इंडस्ट्रियल रिलेशन भी उसके अंदर जो भी आप लोगों को चाहिए सब मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। तो क्या इसका प्राइस होना चाहिए? रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे, कुछ कुछ बीच बीच में अपडेटेड लेक्चर भी आप लोग के आते रहेंगे उसके अंदर में, जो चीजें मुझे लगेगा अपडेट कराने लायक है, तो उसमें टीचर भी प्रॉपर काम करते रहेंगे। मैक्सिमम लेक्चर आप लोगों को रिकॉर्डेड देखने को मिलेंगे ताकि बैठ के फटाफट निपटा डालो, ठीक है। बहुत ही सही एक ऐसा मतलब डिसाइड किया है, ये सोच समझ के काम किया जा रहा है ताकि एक ऐसा कोर्स रहे चैनल के ऊपर कि जो भी जिसको लगता है कि यार मुझे कम से कम कुछ तो आना चाहिए तो वो कुछ आप लोग का ये कवर करेगा, ठीक है। तो बताइएगा इसका प्राइस क्या रखना है, पहले मुझे ये बताइएगा ताकि चीजों को उस हिसाब से डिसाइड किया जा सके, ठीक है। जिस न्यूज के बारे में मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया था उसका एक्सप्लेनेशन अभी यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है और अच्छे से। क्यों? क्योंकि सरकार ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी है। यहां पर अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। इसका मतलब क्या था? स्टेट असेंबली के इलेक्शन जो होंगे वो सेंटर इलेक्शन के साथ में होंगे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जो हैं एक साथ हमारे देश में ओथ लेते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। जब देश आजाद हुआ तो पैटर्न कुछ कुछ ऐसा ही हुआ करता था, पर लेकिन बाद में चलकर अभी आप लोग कंडीशन ये देखने को मिली कि वो पैटर्न चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि अलग अलग राज्य में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी आ गई, कभी सरकार गिन रही है तो कभी सरकार बन रही है, तो इसलिए अलग अलग एरिया में अलग अलग इलेक्शन होने लगे। अब उन सबको मिलाकर एक साथ इलेक्शन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसकी अध्यक्षता रामनाथ कोविंद जी कर रहे हैं। इसमें बोला गया था कि लोकसभा के जो यहाँ पर अपोजिशन से जो मेंबर है, यहाँ पर लीडर ऑफ कांग्रेस जिनका नाम था अधीर रंजन चौधरी, उनका भी नाम इसमें दिया गया था, पर उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। क्यों? रीजन ये इनका ये मानना है कि इनका नाम उसमें रखा गया है, ये यहाँ पर उनको मीडिया से पता चल रहा है, ना कि किसी ने उनसे बात किया आकर इसके बारे में और किसी ने डिस्कस किया, बस नाम डाल दिया दिखाने के लिए कि हाँ हम लोगों ने लिए हैं, पर लेकिन हमको बताया नहीं गया, इसलिए कोई मतलब बनता नहीं है कि हमसे कोई डिस्कस करे कि भाई साहब इसमें ऐसे ऐसे रखने जा रहे हैं, कुछ मतलब हमसे बताए, हमसे कोई पूछे, उससे कुछ नहीं किया, हमें मीडिया से पता चल रहा है कि हमारा नाम इसमें डाल दिया उठा के। तो ये हरकतें की गई यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा, इनका ये बोलना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर इंसान को वहां पर उसमें रखा जा रहा है तो एटलीस्ट उसको इन्फॉर्म करना चाहिए और उसका एक तरीके से कंसेंट लेना चाहिए कि ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। सेंटर ने यहां पर पैनल को बोला है कि जल्दी यहां पर रिपोर्ट जो है वो अपनी प्रस्तुत करे। इसमें होम मिनिस्टर अमित शाह देखने को मिलेंगे, इसी के साथ में यहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन फ्रॉम द राज्यसभा गुलाम नबी आजाद जो कि हुआ करते थे, यहां पर फॉर्मर है, ठीक है। फॉर्मर फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एनके सिंह देखने को मिलेंगे। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ये भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में यहां पर लोकसभा के जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल सुभाष सी कश्यप, ये देखने को मिलेंगे। फॉर्मर विजिलेंट कमिश्नर जिनका नाम है संजय कोठारी, ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। लॉ मिनिस्टर यहां पर अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है, वो भी अटेंड करेंगे एज ए स्पेशल इनवाइटी के तौर पर यहां पर। और इस पर्टिकुलर कमेटी के जो सेक्रेटरी रहेंगे वो रहेंगे यहां पर नितिन, ठीक है। तो यहां पर नितिन चंद्रा का भी नाम आप लोग याद रखते हैं, ये इसके पर्टिकुलर मेंबर है। पर लेकिन जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे पता नहीं क्यों फील हुआ कि यहां पर वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, तो एटलीस्ट इसमें किसी न किसी फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी इसके अंदर मेंबर रखना चाहिए था या फिर नहीं, ठीक है। तो ये मुझे लगा कि यहां पर ऐसा होना चाहिए, पर यहां पर ये एक तरीके से आप लोग क्या लगता है इसमें एक क्या लगभग दो रख सकते हैं।
या एक आधे यहाँ पर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो कोई सुप्रीम कोर्ट का जज वगैरह भी यहाँ पर रखा जा सकता है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे भी यहाँ पर सजेशन लिया जा सकता है। यानी कि क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जो आसान नहीं है, ये आग का दरिया है और तैर कर जाना है। क्योंकि जैसे अभी रिसेंटली कर्नाटक में इलेक्शन हुए तो शानदार परफॉर्मेंस उनकी देखने को मिली, वो छोड़ने के लिए तैयार होंगे। उत्तर प्रदेश में अभी यहाँ पर खुद अखिलेश यादव साहब के द्वारा ये कमेंट किया गया कि पहले उत्तर प्रदेश के इलेक्शन करा लो सेंट्रल असेंबली के साथ में, बाकी सब बाद में देख लें। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश अकेला एक ऐसा राज्य है जहां से दुनिया भर की बेसिकली पॉपुलेशन देखने को मिलती है, वहां से दुनिया भर की वोट निकल कर आती है, तो उसमें करा लो। बाकी के आगे आप लोग नेक्स्ट जो सेंसस होगा, सॉरी नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा उसमें देख लेना। तो ये बातें हैं। सबसे बड़ा मुद्दा कि यहाँ पर अगर एक बार इलेक्शन होकर आ गया असेंबली का और यहाँ पर सेंटर का, अब मुद्दा यहाँ पर यह कि आप लोगों को वो इलेक्शन कंडक्ट कराने के बाद में ये ऑप्शन ही नहीं होगा कि यहाँ पर बीच में सरकार गिर जाए। रीजन क्या है? अगर सरकार गिर गई फिर से अलग अलग इलेक्शन होने लगेंगे, तो अब बैलेंस ये बनाना पड़ेगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर सरकार गिराने की बात जो की जाती थी, या हंग हाउस हो गया कि फुल मेजोरिटी किसी के पास में नहीं है, तो इनका सॉल्यूशन क्या निकालेंगे, तो इसके ऊपर भी डिस्कशन किया जाएगा। क्योंकि दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, लगभग 5 के करीब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, तब जाकर यहां पर वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। अभी आप लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाली बात की जाती है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा यह कि जब संविधान में संशोधन आप लोगों को करना है तो आप लोगों को यहां पर राज्य से भी पूछना पड़ता है। अगर राज्य के अंदर कोई दिक्कत आ रही है तो उस टाइम पर, तो अगर राज्य से आप लोगों को पूछना है तो उसमें बात की जा रही है कि यहां पर यह भी देखा जाएगा इस कमेटी के द्वारा कि जब यहां पर कि अमेंडमेंट किया जाएगा तो रिक्वायर रहेगी कि राज्य से रेक्टिफिकेशन लेना है या फिर नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है यार? ये तो लेना ही पड़ेगा, तुम स्टेट के इलेक्शन को चेंज करने जा रहे हो तो यहां पर लेना नहीं पड़ेगा। तो इसमें कह रहे हैं कि द कमेटी जो है वो यहां पर एग्जामाइन करेगी, रिकमेंड करेगी इफ द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वुड रिक्वायर द रेक्टिफिकेशन बाय द स्टेट। मतलब ये तो कमेटी डिसाइड करेगी। ये बड़ी बात है वैसे, क्योंकि ये तो नॉर्मल इंसान भी जो पॉलिटी की किताब पढ़ेगा उठा के वो भी बता देगा कि रिक्वायरमेंट रहेगी जब तुम इतना सारा चेंज करने जा रहे हो, तो बिना स्टेट की रिक्वायरमेंट के कैसे काम कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट यहाँ पर देखने को मिली जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी थी। और सबसे बड़ी बात यह, अगर यहाँ पर सेंटर के और स्टेट के इलेक्शन साथ में हो जाते हैं तो फिर आर्टिकल 356 क्या यहाँ पे काम करेगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्यों? क्योंकि 356 जो कि प्रेसिडेंट रूल लगाता है, कई बार यहाँ पर एक तरीके से पॉलिटिकल जो यहाँ पर पार्टी रहती है उसको बर्खास्त कर देते हैं और इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं फिर से, तो फिर ये कैसे काम करेगा? क्योंकि इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो ये भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसके ऊपर केस भी है, SR बोमई का केस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पर आर्टिकल को कैसे इस्तेमाल किया था बार बार, बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बहुत ही बड़ा चेंज निकल कर आएगा। ये चेंज कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे वो देखने वाली बात होगी। तो अपने ही आप में एक बहुत ही बड़ी चीज है यहाँ पर, देखते हैं कैसे चीजें आगे चलती है। आप लोग बताइए ऐसा होना चाहिए फिर नहीं होना चाहिए, बाकी तो इसके ऊपर अब आर्टिकल भर भर के आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट पता होनी चाहिए, उसके बारे में फिर आगे चीजें बढ़ती रहती हैं। तो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन थी ये। आगे बढ़ते हैं और फीडबैक जरूर दे दिया करो जैसे भी आप लोगों को वीडियो लगती है। आगे चलते हैं आदित्य L1 के बारे में। तो काफी शानदार ये एक प्रोजेक्ट कल लॉन्च किया गया। अब यहां से 4 महीने की ये पर्टिकुलर एक डिस्टेंस तय करने के बाद में यहां पर एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं L1, लैग्रेंज पॉइंट पर यहां पर पहुंचेगा हमारा आदित्य L1 मिशन, और फिर उस पॉइंट से आगे यहां पर स्टडी करना जो है वो स्टार्ट करेगा 5 साल के लिए वहां पर अपनी उस कक्षा में रहकर, ठीक है। तो ये काफी शानदार हमारा ये प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो बहुत ही शानदार तरीके से यहां पर ये पर्टिकुलर लॉन्च किया गया PSLV, जिसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आप लोग यहां पर बोलते हो। इस पर्टिकुलर जो सिस्टम के थ्रू यहां पर ये लॉन्च किया गया और ये बहुत ही शानदार तरीके की अपनी परफॉर्मेंस देता हुआ अब आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। तो लगभग 125 दिन बाद ये यहां पर पहुंचेगा। उसके बाद में फिर हम लोग बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे बोला गया था पहले जून और जुलाई में पहुंचेगा, पर लेकिन अभी फिलहाल ये प्रोजेक्ट जो है जून और जुलाई में नहीं, ये सितंबर में यहां पर लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये है आप लोगों के सामने। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है ये किसके लिए है? सूरज के लिए है। और यहां पर L1 पॉइंट जो है आप लोगों को मैंने बताया था, ये लैग्रेंज पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलता है। एक ऐसा पॉइंट जहां पर जो फोर्सेस लगते हैं यहां पर पर्टिकुलर जो बॉडी के ऊपर, तो वो फोर्सेस जो हैं वो लगभग ना के बराबर यहां पर हो जाते हैं। लगभग 0 के बराबर तो नहीं बिल्कुल बोला जाएगा, पर हाँ बहुत ही कम रहते हैं, जिससे कि ये बिना किसी टेंशन के अपनी इस पोजीशन में खड़ा रहे जो भी हमारा मिशन यहां पर जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं कि यहां पर वो अच्छे से उसको हम लोग पार्क कर सकते हैं, पार्किंग में जैसे नहीं गाड़ी खड़ी हो जाती है और वो फिर वहां पर खड़ी रहती है, तो ये वही पॉइंट है। वरना कहीं और जाकर अगर काम करेंगे तो वहां से उसकी पार्किंग जो है वो टप पड़ जाएगी और फिर वो अनस्टेबिलिटी में ज्यादा आता हुआ नजर आएगा। तो जो यहां पर
L1 और L2 है यहाँ पर, ये सारे के सारे पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये वही पॉइंट है। पर लेकिन अगर इनको कंपेयर करेंगे L4 और L5 के कंपेयर में तो ये ज्यादा स्टेबल है, पर लेकिन इनकी डिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि वो प्रोजेक्ट एक तरीके से वहां तक एक तरीके से काफी टफ रहेगा अगर उसको सेंड करना है, वहां तक पहुंचना और वो सब चीजें। तो इसके कंपेयर में इसको कहां पर पहुंचाया जा रहा है, यहां पर L1 पर यहां पर पहुंचाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो वाला एक नेक्स्ट लेवल का रहेगा। तो यहां पर मैक्सिमम L1 पर आप लोगों को प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये L1 पॉइंट ऐसा नहीं कि आप लोगों यहां पर इसी के लिए है, ये L1 पॉइंट इस तरीके के आप लोग यहां पर चांद के लिए भी और पृथ्वी के लिए भी आप लोग यहां पर इसको देख सकते हो। यहां पर भी L1 पॉइंट देखने को मिलेगा। बेसिक थोड़ी समझो ना उसके पीछे। L1 पॉइंट है क्या, एक ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहे हैं वो फोर्स कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो एक ऐसा पॉइंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जिससे कि पोजीशन जो है वो यहां पर शांति में बनी रहे। तो ये पॉइंट यहां पर साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया और इस पॉइंट पर जाकर हमारा ये मिशन जो है वो टिकने वाला है। तो यहां पर सूरज की स्टडी करेगा यहां पर सिस्टमेटिक वे में। उसके लिए इसके अंदर में टोटल मिलाकर 7 ऐसे पेलोड हैं जो यहां पर सेंड किए गए हैं, ठीक है। तो विजुअल एमिशन लाइट क्रोनोग्राफ हो गए यहां पर, जिसको VELC बोला गया। इसमें एक तो पापा भी है, ठीक है, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। तो ये भी आप लोगों वहां पर चीजों को एनालाइज करता हुआ नजर आएगा। अलग अलग सिस्टम है, आदित्य सोलर विंड, ये पार्टिकल एक्सपेरिमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। UIT इसको बोला गया अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये अल्ट्रा जो वायलेट होंगी किरणें उनको यहां पर एनालाइज करेगा। ये सोलर विंड क्या है उसको एनालाइज करेगा। ये प्लाज्मा जो है उसको एनालाइज करेगा। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ये अपना काम करेगा, जो बेसिकली सोलर लो एनर्जी के ऊपर में हाई एनर्जी जो L1 ऑर्बिट के अंदर में यहां पर ये अपना काम करेगा एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू। इसी के साथ में मैग्नेटोमीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये किस तरीके से यहां पर और ज्यादा शानदार तरीके से जो रिमोट और इन सीटू ऑब्जर्वेशन करेगा सूरज का। तो मतलब कहने का यह कि सूरज के बैठ के उसके ऊपर टकटकी लगाकर देखेगा और जो भी उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है वो आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी। और ये सारा का सारा सिस्टम लॉन्च किया गया PSLV, एक बहुत ही पावरफुल लॉन्च व्हीकल है इंडिया का, जो कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देता होगा। पास्ट में भी अगर आप लोग देखोगे बहुत ही अच्छे से यहां पर काम करता हुआ आप लोगों को नजर आता है। तो ये अभी लॉन्च किया गया, अभी पहुंचेगा और फिर वहां से आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये L1 के नाम पर इसका नाम रखा गया। आदित्य तो आप लोगों को पता है, आदित्य सूरज का ही दूसरा नाम आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हिंदी में आप लोग ये पर्यायवाची देखने को मिलते हैं। कोई एक और पर्यायवाची आप लोग लिख सकते हो आदित्य सूरज का, देखता हूं कौन लिखता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग कम से कम ये जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो काफी शानदार तरीके से यहां पर काम करेगा और बहुत ही अच्छे से यहां पर अपनी चीजों को कंप्लीट करता हुआ नजर आएगा। बाकी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि नासा का पार्कर भी है यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर ये हेलोस, ये सोलर प्रोब है, इसमें भी नासा ने पार्टिसिपेट किया जर्मनी के साथ में मिलकर। और सोलर ऑर्बिटर भी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का। यानी कि ना तो चाइना ने, ना ही रसिया ने, ना ही किसी और कंट्री ने अब तक सूरज के लिए अपना मिशन भेजा है। एशिया में हम लोग यहाँ पर फर्स्ट कंट्री बन गए हैं ये टारगेट अचीव करने वाले। हम 125 दिन बाद जैसे ही सूरज के पर्टिकुलर उस पोजीशन में L1 पोजीशन पर हम लोग पहुंचेंगे। तो सबसे पहले तो ये गर्व करने वाली बात है कि दुनिया में कोई नहीं कर पाया, वहां पर जाकर हम लोगों ने झंडा गाड़ दिया। तो ये बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आप लोग देख सकते हो। बाकी ये क्वेश्चन थे आप लोगों से अटेम्प्ट कराए थे, तो इनको आप लोग अटेम्प्ट करिए। देखता हूं आप किस को याद है, भूल तो नहीं गए। क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कर एक बार अटेम्प्ट करिए। इसी के साथ में दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों के सामने, ये बेसिकली लैग्रेंज पॉइंट के बारे में है। ये मैंने बताया ना कि L1, L2, L3 आर स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैंने क्या बताया कि यहाँ पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये L4, L5 ज्यादा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये कम स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बोल सकते हैं कि ज्यादा स्टेबल नहीं है पर फिर भी इक्विलिब्रियम बनाया जा रहा है, यानी कि एक बैलेंस बना पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है। आदित्य L1 मिशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर, इसका क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। अटेम्प्ट कर लिया। आंसर आप लोग देख लीजिए, पहले का आंसर ए है, दूसरे का आंसर डी है और तीसरे का आंसर सी है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी ने खुद 2016 में आप लोगों से पूछा था कि डिस्कस करना है इसरो की अचीवमेंट क्या है इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को इसका आंसर कैसा देना है, तो आप लोगों को याद होगा ये लगभग 25 अगस्त को यहां पर पोस्ट किया गया था इसका आंसर। लगभग 150 लोगों ने तो यहां पर आंसर दिया था। पहले क्वेश्चन पोस्ट किया था, उसके बाद में फिर टाइम लिया जाता है, उसके बाद में आप लोगों का यहाँ पर आंसर आता है डेमो आंसर। डेमो आंसर में यहाँ पर सारी बातें सिस्टमेटिक में आप लोगों को देखने को मिलती हैं। पहले इंग्लिश में डेमो आंसर है, फिर हिंदी में डेमो आंसर है, ठीक है। तो आप लोग जिस भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश से, आप लोग डेमो आंसर यहाँ पर देख सकते हो। अभी थोड़ी सी बात और यहाँ पर इसके बारे में, आने वाले टाइम में अभी यहाँ पर आप लोगों को स्टैटिक पोर्शन भी कवर होता हुआ नजर आएगा, जैसे पॉलिटिकी जैसे आप लोग के हो गए अलग से, इसी के साथ में ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो गए, इसी के साथ में हिस्ट्री क्वेश्चन हो गए। अभी इसके साथ में एक एक क्वेश्चन बीच बीच में आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलना स्टार्ट होने वाला है जल्दी, ठीक है।
तो इससे आप लोग और अच्छे से कमर कस लीजिएगा। मैं चाह रहा हूं कि ढंग से आप लोग चीज़ों को तैयार करके चले स्टार्टिंग से, क्योंकि जब मेंस में जाकर बैठो तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप लोग वहां पर जाकर कंफर्टेबल फील करो, वरना सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद भी अगर आंसर नहीं लिख पा रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। चाहे आप लोग यूपीएससी की तैयारी करो, चाहे स्टेट पीसीएस की, आप लोग अगर फाइनली अगर गजेटेड ऑफिसर बनना चाहते हो तो इस पर्टिकुलर प्रक्रिया से होकर गुजरना ही गुजरना पड़ेगा। और जिसने इसमें एक तरीके से फोकस नहीं किया उसको दिक्कत देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता है कैसे कनेक्ट होना है इस ग्रुप में। ओनली नॉमिनल प्राइस है 499 और लाइफ टाइम एक्सेस है। जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक लिखते रहना, एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। ये एक ऐसी चीज है, अगर आप लोग छोड़ोगे तो आप लोग खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसका एग्जामिनेशन हॉल में। जैसे ही यहां पर आप लोग पेमेंट करते हो, स्क्रीनशॉट यहां पर भेजना। और फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लगभग 24 घंटे तक वेट कर लेना, क्योंकि सबको आराम आराम से चीजें जो है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। ऐसा नहीं कि हफरा तफरी में आप लोग वहां पर कॉल पे कॉल चटकाने लगते हो। कॉल रिसीव नहीं होगी, अगर वो पर्सन कॉल रिसीव करने बैठ जाएंगे तो फिर आप लोग खुद सोचो और काम कैसे हो पाएगा। तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये व्हाट्सएप पर आप लोग बस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, ठीक है। तो ये बाकी आप लोगों को फिर प्रोसीजर बता दिया जाएगा कैसे आप लोगों को यहाँ तक पहुंचना है, तो आसानी से आप लोग अपनी चीजों को अच्छे से लेकर चल पाओगे। बाकी ये है ट्यूबवेल बोले तो आप लोग इसको बोल सकते हैं गांव के बच्चों का स्विमिंग पूल। ये मेरे लिए भी बचपन में काफ़ी बड़ा एक स्विमिंग पूल रहा, क्योंकि काफ़ी लार्ज स्केल पर जब खेतों में जाया करते थे तो वहाँ पर जाकर फिर यहाँ पर गर्मियों में शानदार तरीके से इसमें डुबकी लगाया करते थे। इवन हमारे जो बेसिकली ना पास में एक तरीके से ना ऐसे नहर भी जा रखी है एक छोटी सी, ठीक है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नहाया करते थे। खासकर जब अपना आप लोगों को पता है बचपन में क्या हरकतें होती हैं, जब भी गए अपना साइकिल उठाई और पहुंच गए यहाँ पर नहाकर अपना मजे में आ रहे तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है इसका, तो इसलिए मैं इसके साथ में कोरिलेट कर पा रहा हूँ। टॉपिक बहुत शानदार है यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। क्यों? क्योंकि अभी एक डेटा प्रस्तुत किया गया जिसमें ये बताया गया कि हमारे देश के अंदर में जो नंबर ऑफ पॉन्ड्स हैं, यानी कि जो जोड़ जो तालाब जो हुआ करते थे, उनकी संख्या अभी रिसेंटली ओनली 4 साल के अंदर में 87 रह गई है। बेसिकली 87 से घटकर 82 रह गई है, यानी कि 5 लाख, नंबर बहुत बड़ा है, 5 लाख पौंड यानी कि जो तालाब जो जोड़ हुआ करते थे वो गायब कर दिए लोगों ने भाई साहब। ये आप लोग समझ सकते हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था इसके बारे में। इवन एक जगह तो ये कंडीशन देखने को मिली कि पुलिस स्टेशन बना दिया उस पर्टिकुलर एरिया में मिट्टी से भरकर उसको, यानी कि ये भी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो दृश्य मूवी चल रही है कि नीचे बॉडी है पौंड की और ऊपर जो है यहाँ पर पुलिस स्टेशन बना दिया। तो ये सिचुएशन है। आज की डेट में कंडीशन क्या खराब है मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ, और स्टेट दर स्टेट जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाए, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप लोग को अच्छे से फोकस देकर चलना चाहिए और तभी आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। एक एक बात जो है ढंग से सुनिएगा, क्योंकि जब बताऊंगा तो उसमें आप लोगों की स्टेट के बारे में भी अलग से बात होगी और स्टेट पीसेस के लिए भी आप लोगों के लिए चीजें इंपॉर्टेंट फिर होती नजर आएंगी, ठीक है। सबसे पहले तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो किसके द्वारा दी गई है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है, ये इंफॉर्मेशन दी गई है MIC के द्वारा। MIC क्या है यहां पर, MIC की फुल फॉर्म क्या है, इसको बोलते हैं माइनर, M से माइनर, I से बोलते हैं इरिगेशन और C से बोलते हैं सेंसस। यानी कि माइनर इरिगेशन सेंसस जो है वो यहां पर कंडक्ट कराया गया है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि माइनर इरिगेशन सेंसस जो है वो कौन कंडक्ट यहां पर करा रहा है। तो याद रखिएगा ये कंडक्ट कराया गया है यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी कि हमारे देश की जो यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये सेंसस कंडक्ट कराया गया है। तो ये किसकी अध्यक्षता में है, कौन से मिनिस्टर हैं यहाँ पर, ये आप लोग बताइए। इसमें यहाँ पर ये बताया गया है कि आज की डेट में हमारे देश के अंदर में जो इलेक्ट्रिसिटी से पानी चलाने वाली कंडीशन है, यानी कि हमारे यहाँ पर जो ट्यूबवेल होती है उससे चलाने वाली कंडीशन जो है, अगर हम लोग 2011 से 2017 के साथ में हम लोग कंपेयर करते हैं तो इनकी संख्या जो है 56% से बढ़कर ये फिलहाल के टाइम पर 70% यहाँ पर हो चुकी है। यानी कि ट्यूबवेल की संख्या जो है वो देश के अंदर में बढ़ती जा रही है। ये यहाँ पर इसके ऊपर एनालिसिस किया और मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये अभी रिसेंटली ये अभी जो डेटा सामने निकल कर आया इसमें बताया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि और आने वाले टाइम में बढ़ता हुआ नजर आएगा, जैसी सिचुएशन यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है। ये मैंने 2011 से लेकर 2017 के बारे में क्यों बताया, क्योंकि ये 2017 में जब कंडक्ट कराया गया था ये 6th सेंसस था, ठीक है। 6th सेंसस 2017 में कंडक्ट कराया गया था। इससे पहले जो 5th सेंसस था इसका, वो 5th सेंसस जो कंडक्ट कराया गया था वो 2013-2014 में कंडक्ट कराया गया था। ये 5th सेंसस था। 2013-14 के बाद में फिर 2000 फिर यहाँ पर बाद में 17 का आप लोगों को देखने को मिला
तो इसलिए यहाँ पर जो डेटा है यहाँ पर एक मीडियम रेंज बता रहे हैं। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ऐसा सेंसस जो है वो टाइम टू टाइम कंडक्ट होता रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ये सेंसस जो है वो टाइम टू टाइम कंडक्ट नहीं होगा तो फिर यहाँ पर हमारे देश के अंदर में बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएगी, हम लोग को पता भी नहीं चलेगा। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज देखने को मिल सकती है, क्योंकि बोरवेल जो है वो इतना ज्यादा किया जा रहा है आज के डेट में, जिसकी वजह से वाटर टेबल जो है वो नीचे जाता जा रहा है। और इसकी वजह से लोग जो है कुएं हुआ करते थे, जो पौंड हुआ करते थे, उसमें से पानी जो है ओनली 10 से 15 मीटर नीचे जाते ही आप लोगों को एक शानदार पानी मिल जाता था, आप लोग पानी निकाल पाते थे, ठीक है। अब ऐसी चीजों की संख्या जो है वो घटती जा रही है। मैंने बताया अभी 87 से घटकर यहां पर 82 आ गए हैं। ये बात आप लोगों को देखने को मिल रही है ओनली एक सेंसस के बीच में ही, 5वें और 6ठे सेंसस के बीच में ही सिचुएशन जो है वो इतनी खराब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग टेबल पर देखने को मिलेगा। एक तो है कि पौंड है या फिर एक तरीके से कोई नहर जा रही है, फिर हल्का सा कुआं है, उसमें से खोजकर आप लोगों ने पानी निकाल दिया, ठीक है। इनकी संख्या जो है वो आप लोगों को अलग देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर दूसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सैलो ट्यूबवेल। सैलो ट्यूबवेल जो है यानी कि जो थोड़ा सा और गहराई में जाकर हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर जो गहराई रहती है पहले 15 मीटर थी, यहाँ पर जो गहराई रहती है थोड़ा सा और नीचे जाती है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी 35 मीटर। 35 मीटर से जो पानी निकाला जा रहा था उनकी संख्या जो थी वो थी यहाँ पर 59 लाख, यानी कि 59 लाख थी उनकी संख्या। अब उनकी संख्या भी घट गई है, उनकी संख्या हो गई है 55 लाख, यानी कि 35 मीटर तक भी पानी हम लोग निकाल पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। अब इनकी संख्या भी घटती हुई आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। तो फिर बढ़ी किसकी है सर, अब आप ये बता दो, यही खतरनाक है। 35 से भी जब नीचे आप लोग जाकर एक ट्यूबवेल के लिए खुदाई करते हो, बेसिकली आप लोग जो जिसके यहां पर ट्यूबवेल होगी वो जानते होंगे, बताइए आप लोग है कि नहीं। तो यहां पर अब 70 मीटर पर जाकर आप लोगों को एक ट्यूबवेल लगानी पड़ रही है, और ये 70 मीटर पर जाकर जो ट्यूबवेल लगानी पड़ रही है, अब इनकी संख्या इसको बोलते हैं डीप वेल, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि गहराई में जाकर अब आप लोगों को खुदाई यहां पर करनी है। तो डीप वेल के बारे में अगर आप लोग यहां पर बात करेंगे तो ये बियॉन्ड 70 या फिर 70 की अगर आप लोग बात करते हैं तो इनकी संख्या जो है आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे। मतलब पहले 70 की बता देता हूं, 70 की संख्या जो है वो पहले यहां पर 31 लाख हुआ करती थी, अब इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 43 लाख हो गई है, यानी कि 10, 15, 20 मीटर तक पानी मिलना बंद हो चुका है। अगर पानी चाहिए तो अब आप लोगों को नीचे तक खुदाई करनी पड़ेगी, इसीलिए यहां पर इनकी ट्यूबवेलों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। समरसेबिल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मशीन सीधा जमीन में नीचे से जाकर वो पूरा काम करती है। तो ये 31 से लेके 43 अब आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। समझ रहे हो आप लोग यहां पर सिचुएशन, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। इसी के साथ में जो 70 से भी ऊपर यानी कि 70 मीटर से भी जो गहराई में यहां पर जा रहे हैं उनकी संख्या पहले 26 लाख हुआ करती थी, उनकी संख्या बढ़कर भी 37 लाख हो गई है। आप लोग समझ रहे हैं, यानी कि जो पास में गहराई थी वहां से निकालने वाले थे पानी, उनकी संख्या घट गई है। मतलब ये आप लोग ये समझ सकते हो कि सिचुएशन जो है वो बहुत ही खराब होने वाली है आने वाले टाइम में, ये चीजें आप लोग समझ सकते हो। और यहाँ पर आप लोग को जितनी गहराई में आप लोग जाओगे उतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट खपत होती है कि हाँ अब आप लोग यहाँ पर ये चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब अंदाजा लगाइए कि सबसे ज्यादा सिचुएशन आप लोग कहां पर देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि सबसे ज्यादा ऐसी सिचुएशन कहां पर देखने को मिलेगी तो आप लोग क्या बोलोगे। तो इसके बारे में आप लोग के एक तरीके से ये चीजें आप लोगों के सामने है, जहां पर सबसे ज्यादा खेती बाड़ी की सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी वहां पर ये चीज आप लोगों के सामने सबसे ज्यादा नजर आएगी। ओवरऑल ये बताया जा रहा है कि लगभग हमारे देश के अंदर में अगर मोटे मोटे तौर पर बोलो तो 695 करीब जो डिस्ट्रिक्ट का काउंट किया गया इनके द्वारा, और 6,47,394 जो गांव हैं उनके ऊपर एनालिसिस करने के बाद में ये डेटा आप लोगों के सामने निकाल कर रखा गया है। इस डेटा में यहां पर ये बोला गया है कि जो भी यहां पर ये सारे आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं कि कहां से कितना कितना पानी निकाला जाता है स्टेट वाइज शेयर ऑफ द माइनर इरिगेशन में, स्कीम के अंदर में अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर ये बताया गया कि 94% जो है वो जो पानी यहां पर निकाला जा रहा था वो अब यहां पर ग्राउंड से ही निकाला जा रहा है, जमीन के अंदर से। सरफेस के ऊपर जो पानी रहता है जैसे नहर हो गई, तालाब हो गया, वो ओनली लगभग 6% से भी कम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 94 नहीं है पूरा, ये 94.8 है, यानी कि 95 ही बोल सकते हो, और ये पूरा 6 नहीं है, ये क्या हो गया, ये 5.2 हो गया। मतलब पानी भरने के लिए खेतों में पहले तालाब हुआ करते थे, पहले आप लोगों को यहां पर नहर देखने को मिला करती थी, कोई कैनाल गई वहां से उससे पानी लिया जाता था। उनकी संख्या जिससे उसका यूज कर जो खेतों में पानी भर रहा है उनकी संख्या ओनली आप लोगों को यहां पर 5.2% देखने को मिलेगी। बाकी यहां पर सारा का सारा जो काम किया जा रहा है यानी कि 94.8% जो है वहां पर ट्यूबवेल का इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो ट्यूबवेल भी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो इतनी गहरी है जिसकी कुछ हद नहीं है, जहां से आने वाले टाइम में सिचुएशन जो है आप लोगों को खराब होती है यहां पर नजर आने वाली है। ये बताने की कोशिश यहां पर की जा रही है, ठीक है।
इसमें अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग, मैं इनको काउंट करके बताऊं आप लोगों को, उत्तर प्रदेश में अकेले में 17% टोटल जितना पानी निकाला जा रहा है, जितने ट्यूबवेल वगैरह हैं उसमें 17% अकेले उत्तर प्रदेश से आती हैं। महाराष्ट्र से 15%, मध्य प्रदेश से 9 या 10 बोल सकते हैं पूरा, तमिलनाडु से 9, तेलंगाना से 7, राजस्थान से 6, कर्नाटका से 6। ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके ऊपर काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये, वरना आप लोगों को आने वाले टाइम में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि हम लोग जमीन में से पानी इतना निकाल चुके हैं, ऊपर से सारी जगह कंकर पत्थर बिछा दिए हम लोगों ने, कंक्रीट की रोड बना दी है, जगह जगह हम लोग घर बना रहे पक्के। पहले गांव में भी कच्चे घर हुआ करते थे, गोबर से लीपा करते थे उसको, अब वहां पर सब जगह खड़ंजे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो वाटर टेबल रिचार्ज हो नहीं रही है और पानी दबाकर निकाला जा रहा है। तो ये आने वाले टाइम में अपने ही ऊपर हम लोग कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि ये बहुत ही बुरी कंडीशन देखने को आप लोगों को मिलने वाली है। ठीक है, तो ये सोचने के लिए मजबूर करने वाली बात है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हो। तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। बाकी आप लोग बताइए कौन कौन ट्यूबवेल में नहाए और आप लोग इनमें से किस स्टेट में आते हैं। तो ये डेटा आप लोग याद रखिएगा। MIC क्या है, ये माइनर इरिगेशन सेंसस, किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जल मिनिस्ट्री के द्वारा। टॉप पर कौन है, उत्तर प्रदेश आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बाकी अदर में ये सारे हो गए। तो ये राज्य के नाम आप लोग के हैं, तो आप लोग बताइए। ये डेटा डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में, या फिर इंटरव्यू में भी अगर आप लोग जाकर बैठते हैं तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, अगर आप लोग एग्रीकल्चर फैमिली से आते हैं तो। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एक ऐसा आर्टिकल है यार जो सुनकर इंसान का इंसानियत पे से विश्वास उठाता है। मेरा मतलब सोचने से जब मैंने पढ़ा ये आर्टिकल, मैंने कहा कितना इंसान गिर गया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर पता चला तो बोला कि ये काफ़ी बड़ा एथिकल कंसर्न है, यानी कि एथिक्स के अंदर यहाँ पर इस तरह की केस स्टडी आप लोगों से पूछी जा सकती है कि आप लोगों के सामने अगर कोई ऐसा केस निकल कर आता है कि एक कंपनी है जिसका नाम है डोलो कंपनी ने यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए का खर्चा किया डॉक्टरों को देने के लिए, ताकि डॉक्टर जो है इनकी दवाइयों को रिकमेंड कर सकें सबको। डोलो कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि आज के डेट में छोटा छोटा बच्चा भी यहाँ पर डोलो का नाम जानता है। आखिर कहाँ से ये दवाई एकदम निकल कर आ गई इतने लार्ज स्केल पर और ये समाज में फैल गई, जो भी बात करे डोलो दे दे यार। और कोविड-19 के टाइम पर तो डोलो इंसानों के पर्स में, पॉकेट में, हर जगह, ऑफिस में, गाड़ी में, मतलब जहां पर भी जा रहा है हर जगह डोलो आप लोगों को देखने को मिलती थी। तो ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। तो जब इसके पीछे स्टडी की गई तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर पता चला, उसने बोला कि काफी कंसर्न है और ये एक तरीके से अनएथिकल है। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर को दबाकर पैसा खिलाया गया। तो ये पब्लिक जो एक तरीके से इंटरेस्ट में यहाँ पर जो लिटिगेशन गई उसमें पता चला कि कितनी खतरनाक सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये यहाँ पर जो कंडीशन निकल कर आई। तो यहाँ पर जो ड्रग मैन्युफैक्चरर जो कंपनी है एक तरीके से अगर क्या करती हैं, गिफ्ट देना, फ्रीबीज देना, ये एक तरीके से ना फ्री में डिनर, ड्रग्स, ये सारी चीजें आप लोग देखने को मिलते हैं। ये कहीं ना कहीं आप लोगों को जो सैंपल्स हैं यहाँ पर कहीं डॉक्टरों के पार लाइन लगे रहते हैं कि हमारी कंपनी ने दवाई निकाली है, तो सैंपल्स आप लोगों को दिखाते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ही जो कोई भी प्रोडक्ट निकालता है तो सबसे पहले उसके पास में जाता है। जैसे कोई नई बुक लिखता है तो मेरे पास में बहुत मेल आते हैं, ठीक है, कि सर इसका प्रमोशन कर दो, ये जो बुक है, ठीक है। तो उसमें जो बुक है, कोई कैसी बुक लिख रहा है, कोई कैसी बुक लिख रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रमोशन के वो आते हैं कि सर इसका प्रमोशन कर दो। पर लेकिन यार वही चीज़ें हैं, ये चीज़ें मतलब अंदर से जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करी उसके बारे में कैसे बता दूं मैं, आप लोग ये बोलो। जैसे मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, ये ठीक है, मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ, मैं पैड यूज़ कर रहा हूँ, आंसर जो यहाँ पर पैड यूज़ कर रहा हूँ राइटिंग करने के लिए, कलम, ये पेन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने इनको इस्तेमाल किया है। मैं बता सकता हूँ कि हाँ मैं इनको पिछले 5-6 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कैसी है यहाँ पर ये पैड, कैसी है ये पेन, कैसा है ये माइक। तो अगर मैं आप लोगों को वो यूज़ करूँ और बताऊँ कि हाँ यार इसको ले सकते हो, तो ये जेन्युइन बात है कि हाँ मैं वो प्रोडक्ट बता रहा हूँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनको यूज़ किया तो मुझे पता है वो सही है गलत है। एक ऐसी चीज़ कैसे लोगों को रिकमेंड कर दूँ जिसके बारे में मैंने कभी जाने नहीं, जो कि जिसके बारे में कभी टच में नहीं आओ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो सही नहीं है, सही हो सकती है, पर लेकिन मैं क्यों रिकमेंड कर दूँ जब मैंने उसको कभी देखा ही नहीं ढंग से, मैंने उसको पढ़ा नहीं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो कई सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं इन चीज़ों को। ये काफ़ी एक तरीके से मतलब किसी को भी यार मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, किसी को आप लोग कोई चीज़ रिकमेंड करनी है ना, आप लोग तभी रिकमेंड करो अगर वो चीज़ आप लोग इस्तेमाल करते हो, और अगर आप लोगों को फिर से बोले को इस्तेमाल करने के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे नहीं कि एक्टर्स की तरीके से कि कमला पसंद खा लो, उधर वहाँ पर वो चॉकलेट का ऐड करती है, वो आइसक्रीम का ऐड करती है, और वो बंदी खाती नहीं है इसको, आलिया भट्ट, देखा आप लोगों ने, मतलब उसने खुद बोला कपिल शर्मा के शो में, ठीक है, मीठा नहीं खाती हूँ, और वो चॉकलेट का ऐड कर रही है। तो अपनी बॉडी फिट रखनी है, अपने आप को बिल्कुल अच्छा दिखाना है, पर लेकिन जनता जो है वो भाड़ में जाए। जहाँ से पैसा कमा रहे हैं, जहाँ से इनकी रोजी रोटी चल रही है, ये उन्हीं को इज्जत नहीं दे रहे हैं। तो ये सबसे एक तरीके से गलत चीज़ है। यानी कि कस्टमर जो होता है वो कौन होता है, वो एक तरीके से भगवान होता है। जब तक तुम कस्टमर को भगवान नहीं मानोगे तो अपनी दुकान कैसे चलाओगे। तो वो वाली कंडीशन है यहाँ पर। तो एक अलग ही लेवल पर चीज़ें चल रही हैं, तो मतलब उनका कम से कम गलत, मतलब एक तरीके से सही चीज़ नहीं बता सकते, तो कम से कम गलत भी मत बताओ। उधर देख लो, अजय देवगन साहब जो हैं
यहाँ पर अक्षय कुमार, शाहरुख खान, मतलब पैसे के लिए सारे जो है गुटखे के ऐड में आ गए जरा सी देर में। तो ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है यार, मतलब तुम पैसा कमा रहे हो, तुम पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हो, फिर बाद में कह रहे हैं कि हाँ मैं इस पैसे को यहाँ दे दूंगा, वो दे दूंगा, फलान ढिमकाना। पहले नहीं बुद्धि में तैयार थी ये बातें। यहाँ पर अजय देवगन छोड़ने के लिए तैयारी नहीं है, वो कह रहा है मैं क्यों छोड़ूं। वो ये कह रहे हैं भाई साहब कि गवर्नमेंट को बैन कर देना चाहिए अगर यहाँ पर ये इतनी गलत चीज़ है तो। उनकी भी बात सही है अगर देखा जाए तो, अगर इतनी गलत है, गवर्नमेंट को बैन नहीं कर रही है, गवर्नमेंट को अपना प्रॉफिट है क्योंकि वहाँ से उसको टैक्स मिल रहा है दबाकर। मतलब पूरा लूप होल आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक बच्चा कह रहा है एक दिन, सर बीड़ी सिगरेट इतने बारे इनके ऊपर वार्निंग चिपाई जाती है, इनको बैन क्यों नहीं कर देते, इतना मोटा टैक्स आता है ना वहाँ से निकल कर, जिसकी कुछ हद नहीं है। देखा आप लोगों ने कोविड-19 के टाइम पे सबसे पहले क्या खुला, शराब की दुकानें खुली। क्यों? उसके सामने दुनिया भर की लाइनें लग गई। उसके रीज़न ये था कि वहाँ से दुनिया भर का टैक्स मिलता है इनको, जिसके बेस पर इनकी दुनिया चलती है। अभी यहाँ पर क्या कंडीशन निकल कर आई, यहाँ पर ये कंडीशन निकल कर आई कि जो डोलो कंपनी है, जो कि यहाँ पर डोलो की जो कंपनी है यहाँ पर जो ये दवाइयाँ बेच रही है, इसके द्वारा 1000 करोड़ रुपए की ब्राइब दी गई। ब्राइब दे सकते हैं या फिर बोल सकते हैं फ्री बीज बांटी गई। फ्री बीज का मतलब क्या है, गिफ्ट के तौर पर यहाँ पर लोगों को सामान दिए गए, जैसे कि पेन का स्टैंड दे दिया, ठीक है, कैलेंडर पकड़ा दिया, डायरी पकड़ा दी, सैनिटाइजर पकड़ा दिया डॉक्टरों को। तो यहाँ पर ये फ्री में पकड़ा दिया। वैसे पैसा लगता है पर लेकिन फ्री में किसी को मिल रहा है अगर, उसको क्या बोला है, बस आपको क्या करना है, हमारी दवाई रिकमेंड करनी है, ठीक है। किसी को यहाँ पर फ्री में डिनर प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। आपकी और आपकी वाइफ के लिए ये छुट्टी का टिकट है, आप लोग घूम कर आइए। जो अच्छा सा डॉक्टर है, जो अच्छी खासी काम कर सकते हैं गिफ्ट के तौर पर लेकिन मैक्सिमम जो गिफ्ट थे, जो यहाँ पर काउंटेड गिफ्ट थे, वो 550 रुपये के नीचे हैं। तो यहाँ पर इसलिए वो ब्राइब में काउंट नहीं होते हैं। इतना यहाँ पर एक तरीके से थोड़ा सा छूट दी जाती है। पर लेकिन जब पूरा मुद्दा निकल कर आया कि डोलो मार्केट में हो गई कैसे, तो तब पता चला यहाँ पर इसके ऊपर काम करने की बात की गई, ठीक है। तो यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस के अंदर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उसका दायरा पार किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2014 में यहाँ पर ये कोड लेकर आया गया था ताकि सिचुएशन को जो है वो कंट्रोल किया जा सके, चाहे वो किसी भी एरिया में क्यों ना हो। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर दवाइयां बनती है, और वो दवाइयां जिनको लोग बिल्कुल भगवान के तरीके से देखते हैं कि बुरे टाइम में ये जो है हमारी जान बचा सकती है। तो इसके लिए जरूरी है यहाँ पर, हालांकि ये फॉलो करने हैं कोड पर, लेकिन ये कोई लीगली बाइंडिंग कोड नहीं है, ये एक तरीके गाइडलाइन है। मैंने कहते कि माँ बाप कहते हैं बच्चों की, बेटा यहाँ पर मत जाना, चोट लग जाएगी, यहाँ पर मत जाना, इस इंसान की संगति खराब है, तुझे गलत डायरेक्शन में लेकर चला जाएगा। तो माँ बाप तुमको ऐसा थोड़ा कि बाइंडिंग है तुम्हारे ऊपर कि अगर नहीं जाओगे तो तुमको जेल में भेज देंगे, ऐसा थोड़ा ना है। तो एक तरीके गाइडलाइन है। अब फॉलो करना ना करना वो आपके हाथ में। अब आप लोगों के पीछे माँ बाप तो भागेंगे नहीं। अब मैं आप लोगों को बोलता हूं, मैंने कहा आंसर लिख लिया करो। अब इसकी क्या गारंटी है कि मतलब सारे बच्चे जो आंसर दे रहे हैं वो पर्टिकुलर अपने आप से ही आंसर दे रहे हैं, सर्च कर देख कर। ऐसे भी तो हो सकते हैं कुछ इधर उधर से उठाया कॉपी पेस्ट कर दिया। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि कोशिश करो कि स्टार्टिंग के 1 घंटे में जैसे वीडियो आ रही है उसके 1 घंटे के अंदर अंदर जो है आंसर मिल जाए, तो ही मैं जो है आंसर यहाँ पर नॉर्मली लगाता हूँ। कई सारे बच्चे बोलते हैं हमारा आंसर इंक्लूड क्यों नहीं किया, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं। तो इसका रीजन रहता है क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें करते हैं, तो आप लोग मॉर्निंग में जल्दी उठो, उससे आदत भी आप लोग की बन जाएगी। तो ये चीजें हैं। तो हेल्थ केयर के फील्ड में भी यहाँ पर इसी तरीके से आप लोग चीजें देख सकते हैं। तो गलत तरीके से चीजें जो है ना तो पब्लिश करनी है, इसीलिए जो ये मैंने बताया ना आप लोगों को कि यूनिफॉर्म कोड जो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस, तो ये लेकर आया गया। तो यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर वॉलंटरी ये कंप्लायंस आप लोग ही है, कोई नहीं फोकस कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर आगे चलकर इसको हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसको बांधा जाए, पर लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये चलती रहती हैं। अभी भी अंडर कंसिडरेशन चल रहा है, अभी फाइनल इसको बेसिकली बांधने की बात नहीं की गई है, बस चलती हुई आ रही हैं चीज़ें। तो बांधने की बात करनी चाहिए इसके ऊपर, तभी चीज़ें जो हैं वो सुधर पाएंगी। क्वेश्चन भी आप लोगों से अगर पूछे तो हल्का सा क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे इसके बारे में ये चीज़ें कहाँ पर कैसे कैसे चीज़ें बढ़ी। क्वेश्चन के यहाँ पर यूनिफॉर्म कोड फॉर द फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग जो प्रैक्टिस है यहाँ पर, इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बोला गया इसके लिए गाइडलाइन पब्लिश की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2014 में। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है ये लीगली बाइंडिंग है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर। कोशिश तो की गई थी पर लेकिन नाकाम रही, तो लीगली बाइंडिंग तो नहीं है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर आप लोगों के सामने ए हो गया। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, तो कम से कम यार डॉक्टर और जो टीचर होते हैं ना, ये ऐसे लोग होते हैं, अगर ये गद्दारी करने लगेंगे तो भाई साहब बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी और बहुत सारे लोगों के करियर बिगड़ जाएंगे, बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो कम से कम इन दोनों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर भी टीचर ही काम आता है। उस टीचर ने किसी ने उस डॉक्टर को पढ़ाया होगा तो उसके अंदर एथिकल प्रैक्टिस नहीं डाली होगी, ठीक है। तो जरूरी है, अगर वो नहीं है तो फिर दिक्कतें देखने को मिलती है। ये मेरी पर्सनल राय थी। कुछ बातें अगर आप लोगों को बुरी लगती हो, कई बार एक बच्चा कह रहा है कि सर सब इंसान एक जैसे नहीं होते हैं।
आप ऐसा कैसे बोल देते हो? यार देखो, मैं सबके लिए ही नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर, ये सब इंसान एक जैसे होंगे तो पांचों उंगली एक बराबर हो जाएगी ना। अब आपको लगता है कि आपके घर में सारी चीज़ें अच्छी हैं, पर लेकिन इसका मतलब थोड़ा ना कि दूसरे घर में भी सारी चीज़ें अच्छी हैं। एक इंसान ऐसा है जिसके मम्मी पापा जो हैं उनके बीच में इतने झगड़े होते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है, और बच्चों के सामने झगड़ते हैं, दारू वारू पी के पापा आते हैं, कई बार ऐसे भी घर देखने को मिलते हैं, ऐसे मेल आते हैं मेरे पास में, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जिनके मम्मी हैं, किसी के पापा नहीं, किसी के पापा हैं, किसी की मम्मी नहीं है। तो यार सबकी सिचुएशन अलग है, आपकी सिचुएशन आपके हिसाब से है, पर लेकिन इसको आप लोग थोड़ा समझा करो, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें मैं बोलता हूँ वो किसी एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए नहीं, कई सारे बच्चे दिल से लगा जाते हैं, सर हमको ऐसे कैसे बोल दिया तो यार किसी को बुरा लगता है तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, पर लेकिन मेरी कोई इंटेंशन उसके पीछे ऐसी नहीं होती है कि आप लोग किसी भी तरीके से कुछ गलत बात बताई जाए, ओके। ये जो केस है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमारी कंट्री में जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, इसके बाद में आप लोगों को हाई कोर्ट इसके नीचे, और फिर आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो जुडिशरी जो है हमारी कंट्री में एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि ऊपर टॉप है, फिर नीचे आप लोगों को होते हुए नजर आ जाएगा, जबकि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में ऐसा कुछ नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आती है स्टेट गवर्नमेंट, नहीं। उनका खुद का चीफ मिनिस्टर होता है, अपनी जिंदगी अपने हाथ से एंजॉय करते हैं, संविधान ने उनको अलग से पावर दे रखी है, वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर मुद्दा क्या है, बात की जा रही है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में, यानी कि मैं आप लोगों को बोलूं आप लोगों को ये काम करना है, पर लेकिन आप लोग वो काम कर ही नहीं रहे हो, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में आता है। तो यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा इसी के ऊपर काम किया जा रहा है कि न्यायालय की अवमानना करना, यानी कि इंसल्ट करना, तो इसको 2 आर्टिकल के थ्रू यहां पर रोकने की कोशिश की जाती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हाथ में पावर होती है और हाई कोर्ट के हाथ में पावर होती है। सुप्रीम कोर्ट के हाथ में जो पावर होती है वो आर्टिकल 129 के थ्रू होती है, हाई कोर्ट के हाथ में पावर होती है आर्टिकल 215 कि अगर हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने किसी को कुछ बोला और उसने उसको फॉलो नहीं किया और ऊपर से इंसल्ट कर रहा है, तो 2 तरीका होता है, एक तो सिविल और एक होता है क्रिमिनल कैटेगरी का। सिविल में तो यह है कि डिसओबे कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार ये काम करना है, वो आया नहीं, तो ये सिविल कैटेगरी में आ गया। पर लेकिन अगर वो उसके काम काज में इंटरफियरेंस कर रहा है जाकर, ये भाई साहब क्रिमिनल कैटेगरी में देखने को मिलेगा, अब उसको काम ही नहीं करने दे रहा है। तो इसलिए यहां पर जरूरी है इसको इंप्लीमेंट किया जाए। तो इसके ऊपर पार्लियामेंट ने बकायदा एक कानून पास किया 1971 में कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को स्टैट्यूटरी बैकिंग दी गई, यानी कि कानून पास कर बताया गया कि अब अगर कोई यहां पर इसका हनन करेगा तो सजा मिलेगी। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के द्वारा कानून पास कर दिया गया है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। बाकी यूक्रेन एक ऐसा मुद्दा है जो कि आप लोगों को G20 की मीटिंग में भी आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, और यूक्रेन के जो लीडर हैं वो चाह रहे हैं कि पीस जो इंप्लीमेंट किया जाए, उसके फॉर्मूला जो यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाए, उसमें इंडिया को भी पार्टिसिपेट कराना चाहिए, ठीक है। तो ये खुद उनके एम्बेसडर जो हैं वो यहाँ पर इंडिया के लिए उनके द्वारा ये बात की जा रही है पब्लिकली आकर। तो देखते हैं कैसे काम यहाँ पर किया जाता है, पर लेकिन आने वाले टाइम में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी क्योंकि हमको बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर पीस करने के लिए तो पूरे जुटे हुए हैं यूक्रेन के अंदर में। अफगानिस्तान के अंदर में जो पीस करना है उसके बारे में कभी किसी ने बात नहीं की कि यहाँ पर ऐसा कुछ होना चाहिए। म्यांमार में अब तक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था यहाँ पर। श्रीलंका के अंदर भी सिचुएशन खराब थी, वहाँ पर उसके बारे में अब तक किसी ने बात नहीं की। ये बहुत सारे देश हैं यहाँ पर जहाँ पर बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है। अफ्रीका में दुनिया भर की सिचुएशन ऐसी देखने को मिल रही है। तो इसी के लिए यहाँ पर स्पेशल फोकस है। क्यों? क्योंकि रसिया को और चाइना को टैकल करने का कोशिश की जा रही है यहाँ पर डायरेक्टली। तो इसके चलते अगर G20 में यहाँ पर कोई ऐसी बात आती है, इसीलिए रसिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन साहब, उन्होंने आने से मना कर दिया क्योंकि जेन्युइन रीजन है यार, कल को चलकर G20 में उसी के ऊपर मुद्दा उठ गया तो G20 मीटिंग जो है वो सक्सेस नहीं हो पाएगी, ठीक है। अभी आप लोग ये समझ सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा एक रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखते हैं बैलेंस कैसे बन पाता है। बाकी नो इन्विटेशन फॉर रशियन एंड बेलारूस, तो यहाँ पर रसिया और बेलारूस के इन्वॉय को इनवाइट किया नहीं गया है नोबेल जो प्राइज सेरेमनी के अंदर में, क्योंकि आप लोगों को पता है अक्टूबर में नोबेल प्राइज जो है वो अनाउंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आप लोग सीरियस कैंडिडेट हैं एग्जाम के लिए तो एटलीस्ट 2 साल के नोबेल प्राइज आप लोगों को हमेशा तैयार करके जाना चाहिए। 1 नंबर बिना किसी मेहनत के रखा हुआ एग्जाम में आप लोगों को मिलता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो पीस प्राइज सेरेमनी जो है वो ऑर्गेनाइज कराई जाएगी यहाँ पर ओस्लो के अंदर में। तो उनके द्वारा यहाँ पर जो इन्विटेशन अटेंड किया गया था, देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो नोबेल प्राइज देखने को मिलते हैं इसके बारे में पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करा रखी है, ठीक है। आप लोग जाकर चेक कर लेना वीडियोस के अंदर में, पूरा प्रॉपर आप लोगों को पता चल जाएगा कितने नोबेल प्राइज होते हैं, कौन कौन सा दिया गया, किस किस फील्ड में, किस किस को कौन से देश से क्या किया उन्होंने, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने रहती है। अभी भी जैसे आएगी इसके ऊपर में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी आने वाले टाइम में, तब तक आप लोग एटलीस्ट पुरानी आप लोग चीजों का रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी स्नेक रेस के बारे में आप लोग किस किस को पता है तो बताइए जरा, देखता हूं कौन यहां पर बताता है। ये काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। नेहरू ट्रॉफी भी इसके साथ में आप लोग कनेक्टेड देखने को मिलती है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है।
तो आप लोग इसके बारे में बताइए, देखता हूं कौन कौन यहाँ पर इसके बारे में बताता है। अगर आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पहले ही पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट आप लोगों को हल्का सा आइडिया इसके बारे में होना चाहिए, ठीक है। ये वेम्बनाड लेक है केरला के अंदर में, वहां पर ये चीजें देखने को मिलती है। बोट रेस, स्नेक रेट के नाम से नेहरू ट्रॉफी भी इसी के साथ में कनेक्टेड है, जो आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट तरीके से बेसिकली क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाते हैं कई बार। कल्चर के साथ में कनेक्ट करके जब चीजें आती हैं ना, तो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाती हैं। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा फेस्टिवल है, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये अगस्त के महीने में आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा एटलीस्ट आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ बातें हैं, बाकी और क्या था, एक सेकेंड, ये वाला तो आर्टिकल हो ही गया था। हाँ, श्रीलंका के अंदर में बहुत ही वनरेबल कंडीशन देखने को मिल रही है। वहां पर रोटी रोटी दाने दाने के लिए लोग मोहताज हो गए हैं। यूएनडीपी के द्वारा यहाँ पर ये बातें बताई गई है, जिसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम आप लोग बोलते हो, क्योंकि वहां पर आप लोगों को पता है अभी किस तरीके से सिचुएशन देखने को मिलती है। वहां पर उनके ऊपर इतना कर्जा है जिसकी कुछ हद नहीं है, पर लेकिन वहां पर अभी क्राइसिस देखने को मिल सकता है। मोर देन 12 मिलियन आउट ऑफ जो टोटल 22.6 मिलियन स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन में वो चैलेंज फेस करें एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड का। इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से ये चीज देखने को मिल रही है। मतलब टोटल मिलाकर 22 मिलियन लोग हैं, उसमें से 12 मिलियन की बात यहां पर की जा रही है। तो कहने का मतलब है कि आधे से भी ज्यादा पॉपुलेशन जो है उनके पास में एजुकेशन, हेल्थ और रहने के लिए जो एक लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, उससे बहुत ही दूर दूर सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो ये इनके लिए बहुत ही खतरनाक चीज है, आने वाले टाइम में और ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसलिए इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहां पर लोग अगर भुखमरी की वजह से, किसी और चीज की वजह से जान जाने लगी, तो ये बहुत ही बुरी कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर कर एक्सरे को और शानदार तरीके से टीबी को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। तो ये अभी यहां पर इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत शानदार तरीके से काम करने वाली है। दुनिया में टीबी को खत्म करने का जो टारगेट है वो है 2030 तक का। हमारा जो टारगेट है वो है 2025 तक का। हालांकि लग नहीं रहा है कि हम लोग इसको जल्दी से अचीव कर पाएंगे, क्योंकि जितने मरीज हमारे देश के अंदर में बहुत ही लार्ज स्केल पर है। पर लेकिन अगर ऐसा कोई जुगाड़ आता है जिससे फटाफट चीजों को डिटेक्ट करे, पता लगाए, सॉल्यूशन निकाले, तो आने वाले टाइम में हम लोग अच्छा इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। तो पॉजिटिव साइड हमेशा आप लोगों को देखनी चाहिए। तो ये एक यहाँ पर न्यूज है जो कि आप लोगों के लिए हल्का सा आइडिया यहाँ पर इसके बारे में रख सकते हैं। साइंस एंड टेक से रिलेटेड यहाँ पर ये ऐसी न्यूज निकल कर आती है कि साइंस के फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि याद रखिएगा, ओके। बाकी ये था आज का डिस्कशन। बाकी फीडबैक जरूर दें, जो मैंने आप लोगों को बोला है कि कोर्स को किस तरीके से कितना उसका प्राइस रखना चाहिए ताकि सारी चीजें कवर हो जाए, ताकि ढंग से, और पूरे साल उसकी वैलिडिटी रहेगी पूरा 1 ईयर, ठीक है। तो ये भी आप लोग उसको देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो आप लोग का कुछ काम ड्यूरेशन के लिए रहेगा, तो अच्छे से उसको एंजॉय कर पाएंगे। तो ये आप लोग, और खासकर जो पुराने स्टूडेंट है किसी भी जो SLV प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी भी कोर्स का पार्ट है, तो उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी इसमें रहेगा, और ताकि आप लोग एक तरीके से उसको अच्छे से एंजॉय कर सके, तो उसके लिए भी पूरा सिस्टम सोचा जा रहा है। पर लेकिन प्राइस बताइए आप लोग क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूं, फिर उसको टीम से डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि टीम बोल रही है कि सर ये ऐसा इतनी सारी चीजें देने का मतलब है कि 10K से इसका प्राइस जो है वो नीचे नहीं होना चाहिए, 10,000। पर लेकिन मेरे हिसाब से ये काफी ज्यादा है। पर लेकिन मैं जानना आप लोगों से चाह रहा हूं, ताकि मैं डिसीजन ले सकूं फिर यहाँ पर कि कैसे चीजों को मिलकर करना है, और फिर टीम को भी लेकर चला जा सके। क्योंकि सारी चीजें जो है सिस्टमेटिक वे में चलनी चाहिए, आपको भी दिक्कत न पड़े, और इसी के साथ में, क्योंकि मार्केट में किसने भी स्टेट फीसेस के जो भी कोर्स वगैरह लॉन्च कर रखे हैं, सबके प्राइस आप लोगों को 10 से 15 के बीच में नॉर्मली देखने को मिलेंगे, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चीजें करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें सारे फाउंडेशन चीजें आप लोगों की तैयार हो जाए, ताकि आप लोग अच्छे से कोई भी एग्जाम दे सको। तो इस तरीके से यहाँ पर सिस्टम एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या इसका प्राइस होना चाहिए यहाँ पर, वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और मेल पर मत लिखिएगा प्लीज यार, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। ये भी कोई ऐसी प्राइवेट बात है कि आप लोग मेल पे जाके लिखते हो सारी बातें हैं, तो ये मत किया करो। वहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेल फिर छूट जाते हैं। डेली आप लोग खुद देखो 350 से 400 मेल अगर आ रहे हैं, तो उसको कैसे डील करा जाएगा, आप लोग खुद सोचिए 1 मिनट। वहां पर इतने सारे मेल हो रखे हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। तो आप लोग ये काम की बातें लिखा करो वहां पर, ये इस तरीके से मत काम किया करो। चाहे इंस्टाग्राम की बात कर लो, चाहे मेल की बात कर लो, मतलब आधे तो ऐसे रहते हैं, आंसर बोल रहा हूं मैं ग्रुप में लिख के पोस्ट करो, वहां पर आंसर लिख के सेंड कर रहे हैं मुझे, ये सही तरीका थोड़ी ना है। तो ये आप लोग थोड़ा सा इसको प्लीज रिक्वेस्ट आप लोगों से, इसको आप लोग चेंज कीजिए, ठीक है। बाकी जो जहां पर जो चीजें हैं उसको वहीं पर ही रखिए। एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो एप्लीकेशन पर जाइए। मतलब एक गुड लिसनर भी आप लोगों को होना चाहिए। अगर आप लोग रियलिटी में ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो ये भी एक ऑफिसर की क्वालिटी होती है। तो ये आप लोगों को सीखनी पड़ेगी। पेशेंस आप लोगों के अंदर में होना चाहिए। तो ये चीजें आप लोगों को जाननी पड़ेंगी, ठीक है।
तो कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना और फीडबैक अपना जरूर देना, और कोई भी दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताना, उसको आने वाले टाइम में दूर किया जाएगा। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी टेस्ट के टाइम पर पहुंच जाना, और जो भी सीरियस होकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट एटलीस्ट आप लोगों को जरूर देने चाहिए और प्रैक्टिस आप लोग करनी चाहिए, और उसका रिव्यू करने में टाइम आप लोगों को जरूर देना चाहिए। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।